चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 265वीं वेबिनार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर सप्ताह कुछ नए विषय लेके आपके समक्ष आते हैं। प्रयास रहता है कि हमारे वेबिनार के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं, बालकों के हितों में काम कर रहे हैं, उनको कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले और कुछ एक सकारात्मक चर्चा किया जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। इसी क्रम में आज हम एनडीपीएस एक्ट स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट विद जुवेनाइल पर बात करने वाले हैं। नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोसोमैटिक सब्सटेंसेस 1985 का एक एक्ट है जो बेसिकली मादक पदार्थों या मना प्रभावी पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, खेती, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण जैसे बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करता है, बहुत सारी चीजों को प्रतिबंधित करता है और कमर्शियल क्वांटिटी से लेके इन सारी चीजों के बारे में क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में बात करता है। अगर हम बात करें किशोर न्याय अधिनियम के संबंध में तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 की धारा 77 और 78 में भी इन सारे चीजों का प्रावधान है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी प्रकार का साइकोसोमैटिक सब्सटेंस दिया नहीं जा सकता है, खरीद नहीं किया जा सकता है, ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता है। इन सारी चीजों के बहुत सारी चीजें दी गई है। समस्या तब आती है जब किसी बड़े व्यक्ति द्वारा किसी बच्चों का इस्तेमाल करके इस प्रकार की बहुत घटनाएं होती हैं और कई बार हम देखते हैं कि 6-6 महीने लग जाते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में और इस बीच में बच्चे की जमानत हो जाती है और बड़े लोग पकड़े नहीं जाते और बच्चा वापस से इन रैकेट्स में आ जाता है और इस तरह की सारी चीजें करने लगता है। इस एक्ट के प्रावधान और स्पेसिफिकली जुवेनाइल के संबंध में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री निपुण सक्सेना जी। बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा परिचय है। Criminal side, he appeals in special legislation including the Anti-Dacoit Act, Prevention of Corruption Act, CBI matters, NDPS, money laundering and etc. आपके नाम निपुण सक्सेना एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में विक्टिम कंपनसेशन और विक्टिम आइडेंटिटी को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो एक माइलस्टोन स्थापित किया था उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपके प्रयासों से ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया किसी भी विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है और उसको विक्टिम कंपनसेशन मिलना चाहिए। इन सारी चीजों के अतिरिक्त आप लगातार हमारे साथ सीसीएफ के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे जो लीगल सेल है उसमें भी आप हैं और जब भी हमें आवश्यकता होती है आपकी सेवाएं मिलती हैं। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ आज हमारा जो विषय है एनडीपीएस स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट विद जुवेनाइल पर बात रखने के लिए निपुण जी को आमंत्रित करता हूँ। ओवर टू यू निपुण जी। सबसे पहले तो सीसीएफ का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी और डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत आभार कि मुझे इतनी बार मौका मिलता है आप सभी से जुड़ने का, आप सबके साथ अपने व्यूज साझा करने का और आप सबसे बहुत सारी चीजें सीखने का। आज का जो टॉपिक मुझे मिला हुआ है वो काफी अहमियत रखता है क्योंकि ये दो अलग अलग तरीके के लेजिस्लेशंस का इंटरप्ले दिखाता है। ये दो लेजिस्लेशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि जहां तक ये बात है कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कि आप जानते हैं 2000 में आया था, 2015 में उसके बाद अमेंडमेंट हुआ था, कुछ और अमेंडमेंट्स हुए हैं सब्सिक्वेंटली, बट मेजरली 2000 और 2015 के अमेंडमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए इस लेजिस्लेशन की संस्थापना की थी। एनडीपीएस एक्ट जो है वो 1985 का लेजिस्लेशन है, नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। अब एनडीपीएस एक्ट जाहिर सी बात है एक पुराना लेजिस्लेशन है, पर कई जगह इस पुराने लेजिस्लेशन को एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस को प्रिवेंट और प्रोहिबिट करने के लिए पार्लियामेंट लेकर आई थी, इसीलिए ये एक स्पेशलाइज्ड स्टैट्यूट भी माना जाता है। आज के जो मेरा वक्तव्य है उसमें मैं इनके प्रोविजंस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, पर बहुत ज्यादा बात मैं इस कॉन्टेक्स्ट पे करूंगा कि क्या होता है जब ये दो लेजिस्लेशंस आपस में टकराते हैं। क्या होता है जब एक अक्यूज या जो एक अभियुक्त है वो एक ऐसा जुवेनाइल होता है जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ पाया जाता है। क्या होता है ऐसे सिचुएशंस में जब जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में एक स्पेसिफिक तरीका है जिससे चिल्ड्रन को डील करना जाना चाहिए और वो कॉन्फ्लिक्ट में आता है एनडीपीएस एक्ट में, जिसमें एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट तरीका है अभियुक्तों के साथ पेश आने के लिए।
अब नेचुरली सारे चाइल्ड फ्रेंडली लेजिस्लेशंस जो भी हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। अगर अभियुक्त चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ निकलता है तो फिर ये इंश्योर किया जाता है कि उसके साथ मानवतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा, उसको एक रेगुलर ऑफेंडर की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा। पर कुछ केसेस ऐसे आए हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और काफी हाई कोर्ट्स में, जहां देखा गया है कि कुछ प्रोविजंस एनडीपीएस एक्ट के जेजे एक्ट पे भारी पड़े। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें जेजे एक्ट को बोला गया है कि ये सुपरवीन करेंगे एनडीपीएस एक्ट के। तो इससे पहले कि मैं इन जटिलताओं में आपको उलझाऊं, शुरुआत तो हम करेंगे कि पहले प्रोविजंस को एक बार बेयर बॉडी प्रोविजन समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक एनडीपीएस एक्ट में 3 तरीके के नार्कोटिक्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के खिलाफ मुहिम जारी की थी। पहली होती है स्मॉल क्वांटिटी, दूसरी होती है कमर्शियल क्वांटिटी, और इन दोनों के बीच में जो होती है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट क्वांटिटी। ये जो क्वांटिटीज हैं इनको एक पार्लियामेंट की नोटिफिकेशन द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है, राइट। अब वो कुछ नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलेंगे 19 अक्टूबर 2001 को पार्लियामेंट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये नोटिफिकेशन नोटिफाई की गई थी, राइट। इसमें आपके रेगुलर जो क्वांटिटीज हैं या रेगुलर जो पाए जाते हैं सब्सटेंसेस, उनकी 3 या 4 तरीके की वेरिएशंस में उनको विभाजित किया गया है। जैसे फॉर इंस्टेंस आप गांजा ले लीजिए एंट्री 55 पे, तो उसकी स्मॉल क्वांटिटी जो होगी वो होगी 1000 ग्राम्स यानी 1 किलो, और उसकी जो कमर्शियल क्वांटिटी मानी जाएगी वो होगी 20 किलो या उससे अधिक, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि अगर कोई क्वांटिटी पाई गई है तो उसके बेसिस पे पनिशमेंट क्या प्रिस्क्राइब। से फॉर इंस्टेंस अगर किसी भी चीज की एक स्मॉल क्वांटिटी पाई जाती है तो फिर उसके जो एलिगेशंस हैं या फिर जो उसका इंग्रेडिएंट्स हैं वो मीट आउट करने में उसका प्रावधान जो है वो अलग तरीके से लिखा जाएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस सेक्शन 20 ले लीजिए अगर आप, पनिशमेंट, राइट। तो अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो फिर 1 साल तक की सजा का प्रावधान है 20A में। अगर इंटरमीडिएट क्वांटिटी है तो फिर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, और अगर कमर्शियल क्वांटिटीज है तो मिनिमम 10 साल है बट विच में एक्सटेंड टू 20 इयर्स, और फाइन भी लगता है जो 1 लाख मिनिमम से लेकर 2 लाख तक का है। ये जितने भी थे ये 2001 की अमेंडमेंट के द्वारा ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में आए, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपके क्वांटिटीज की। अब बात करते हैं कि किन किन चीजों के लिए आपको लायबल ठहराया जा सकता है। वो सारे जो भी हैं वो आपको चैप्टर 4 जो कहते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, जो सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 21-22 तक चलते हैं, वहां आपको ये सारी फीचर्स मिलेंगे। तो 15 में देख लेते हैं। अगर किसी भी प्रकार से सेल, परचेज, यूज, वेयर हाउस में रखना या किसी भी प्रकार से इंपोर्ट करना या उसका आपके पास से मियर पोजेशन होना भी इसकी पेनल्टी में आता है। अब नेचुरली बहुत अलग अलग तरीके के क्राइटेरिया हैं। अगर आप इंटरस्टेट ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं कहीं से तो फिर उसकी पेनल्टी अलग होगी। तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार की पेनल्टी है, उसमें उस हिसाब से आपका पनिशमेंट निर्धारित किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई आपके पनिशमेंट्स की। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जुवेनाइल्स कहाँ फिट इन होते हैं। जैसे कई बार अगर एक कोई रैकेट ऑपरेट हो रहा है जिसमें एक सरगना है उसका गिरोह का और एक बच्चा है जो महज 16 साल का है, जिसको एम्प्लॉय किया गया है कि लेट्स से मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में वो ये स्मगल करके क्वांटिटी लेकर जाएगा। इन सब केसेस में दिक्कत आती है कि अब जुवेनाइल भी एक एक्यूज बन गया। अब ऐसे सिचुएशन में प्रोसिक्यूशन किस तरीके से होगा वो ये निर्धारित करेगा, यानी क्या वो जेजे एक्ट निर्धारित करेगा या फिर वो एनडीपीएस एक्ट निर्धारित करेगा।
अब बहुत सारे सिचुएशंस हैं जो ये कहता है कि देखिए जेजे एक्ट चूंकि एक स्पेशल लेजिस्लेशन है फॉर द पर्पसेस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ जुवेनाइल्स हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जो सेक्शन आपके 2 सब क्लॉज 13 के अंदर कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ में जुवेनाइल्स को रखा गया है, इनके लिए स्पेशली इनका प्रोसिक्यूशन अंडर स्पेशल कोर्ट किया जाएगा विच इज द चाइल्ड कोर्ट। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि जो पहली दिक्कत मुझे समझ में आती है वो ये है कि लेट्स से बड़ों का ऑफेंस इज बीइंग ट्राइड बाय स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट और जो बच्चे का ऑफेंस है दैट इज बीइंग ट्राइड अंडर द स्पेशल चाइल्ड कोर्ट। एक जगह इंस्टेंसेस ऐसे आए जहां स्पेशल चाइल्ड कोर्ट ने बच्चे को एक्विट किया और स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस ने बाकी सबको कन्विक्ट किया। उन एक्यूज मेंबर्स ने अपील फाइल की ये कहते हुए कि जो बेनिफिट एक्विटल का जुवेनाइल को मिला है वही बेनिफिट हमें भी मिलना चाहिए, फॉर द सिंपल रीजन दैट मेजॉरिटी ऑफ रोल वाज ऑफ द जुवेनाइल हु वाज इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। जुवेनेलिटी या एक जुवेनाइल को अब आज की तरह मॉडर्न क्रिमिनल सबसे फोरफ्रंट पे यूज कर रहे हैं। कई लोग एक जुवेनाइल को एक गैंग का सरगना बताते हैं अपनी लायबिलिटी इवेट करने के लिए। तो ऐसे काफी सिचुएशंस हैं जहां कोर्ट्स को एक बहुत ही बैलेंस रखना पड़ता है, यानी कंपीटिंग इंटरेस्ट्स में। पहला कि ड्रग्स की जो समस्या है उसका समाधान हो, इस तरीके के रैकेट्स ना पनपे ना फलें जो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। साथ ही साथ उन्हें यह भी इंश्योर करना होता है कि जुवेनाइल्स जो भी कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ है उनके साथ एक अमानवीय व्यवहार ना हो, उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और इन मुख्य धारा से जोड़ने की जो भी भरसक प्रयास कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंट्रिक अप्रोच, वो अपनाई जाए। अब देखते हैं ये सिचुएशंस में कैसे कैसे लेकर आता है। जैसे फॉर इंस्टेंस एक जुवेनाइल है जो जिसके पास से गांजा रिकवर हुआ है, राइट। अब आप देखेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में कोई सर्च और सीजर का प्रावधान नहीं है, इट्स एब्सेंट। अब इस सिचुएशन में आप एनडीपीएस एक्ट में जाएंगे। एनडीपीएस एक्ट में बिफोर सर्च एंड सीजर सेक्शन 50 अप्लाई होता है, जिसमें जो भी अभियुक्त है उससे ये पूछा जाता है कि क्या आप किसी मैजिस्ट्रेरियल ऑफिसर, किसी मैजिस्ट्रेट या उससे ऊपर के ऑफिसर के द्वारा खुद की सर्च करवाना पसंद करेंगे या फिर आप किसी गेजेटेड ऑफिसर, क्लास 2 गेजेटेड ऑफिसर या अबव से अपनी सर्च कराना पसंद करेंगे। सेक्शन 50 में जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जुवेनाइल्स के केसेस में, वहां ये होता है कि जब आपकी सर्च हो रही होती है तब आपको अपनी जो कंसेंट है वो अरेस्टिंग ऑफिसर को देनी पड़ती है। अगर एक बच्चा जुवेनाइल है उसको तो ये पता नहीं है कि अपनी कंसेंट कैसे कम्युनिकेट की जाए, तो इसमें क्या करते हैं पुलिस ऑफिसर्स, वो खाना पूर्ति करवा के सीधे सिग्नेचर लेके आगे बढ़ जाते हैं। मल्टीपल पीपल हैव बीन रिलीज्ड ऑन बेल ओनली बिकॉज ऑफ दिस एम्प्टी फॉर्मेलिटी। ये उसका राइट है डिसाइड करने का कि वो किससे खुद को सर्च करवाएगा, क्या वो एक मैजिस्ट्रेरियल ऑफिसर होगा या वो एक गेजेटेड सर्वेंट होगा, गेजेटेड क्लास 2 सर्वेंट। जो भी सामान उससे सील हो रहा है या सीज हो रहा है उसके ऊपर सबसे पहले काउंटर साइन वो ऑफिसर करेगा। अगर उस ऑफिसर के साइन या सील एब्सेंट पाए जाते हैं तो वो सीजर ही इनवैलिड होता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बिकॉज काफी लोग इस पे नजर नहीं रखते हैं। जब प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो वो उसको बस बोलते हैं अच्छा इनसे इतना सीजर पाया गया तो इसीलिए उठा के इनको कमर्शियल क्वांटिटी वाले उसमें बुक कर दो। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चेक है बिकॉज कई बार एनडीपीएस केसेस में आपको टिप के बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिलती है। ये एक सीक्रेट टिप होती है जिसके बेसिस पे ऑफिसर्स एक्ट करते हैं। इसीलिए ऐसे मैटर्स में बहुत ही कॉशियसली चलना पड़ता है। हमें यह देखना पड़ता है कि क्या टिप रिसीव करने के बाद उसके सारे प्रोसीडिंग्स प्रॉपरली किए गए थे या नहीं किए गए थे, मोर सो जब केस होता है जुवेनाइल का। अब आप चलते हैं वापस सेक्शन 3। एक और बड़ी दिक्कत है, चूंकि सर्च एंड सीजर जेजे एक्ट में नहीं मिला हुआ है इसीलिए सर्च एंड सीजर हैज टू हैपन इन अकॉर्डेंस विद एनडीपीएस एक्ट। प्रोड्यूस किया जा रहा है,
बच्चे के सिग्नेचर्स लिए जा रहे हैं मल्टीपल प्लेसेस पे, क्या ये पूछा नहीं जा सकता? लेट्स से अगर बच्चा ही 15 साल का है और उसके पास से आप शो कर रहे हैं कि 11.5 या 20 या 30 केजीज गांजा उससे आप रिकवर कर रहे हैं, तो यू हैव टू इंश्योर कि किस तरीके से आप उसको इम्प्लीकेट कर रहे हैं। यूजुअली इम्प्लीकेशन कैसे किया जाता है, वो कहते हैं कि भाई ही वाज ड्राइविंग द व्हीकल जिसमें ये सब मौजूद पड़ा था। इन केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 तरीके के पोजेशंस किए। ये बहुत सारे मैटर्स हम डे इन एंड डे आउट लड़े। पहला होता है एक्टिव पोजेशन, एक्टिव और कॉन्शियस पोजेशन, और दूसरा होता है मियरली फाउंड इन हिज पोजेशन। जैसे फर्ज करिए एक सिचुएशन ऐसी है जहां अभियुक्त ड्राइव कर रहा है और कोई गाड़ी में नहीं बैठा हुआ है, और अभियुक्त की गाड़ी की डिक्की में से ये सब निकलता है और गाड़ी भी उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो बहुत सिंपल सा केस है कि भाई एक्टिव कॉन्शियस पोजेशन उसकी कार से पाया गया है और इसको बुक कर दिया जाए। अब फर्ज करिए एक दूसरी सिचुएशन जहां एक बच्चा है जो 16 साल का है, जो ड्राइव कर रहा है। सेक्शन 3 मोटर व्हीकल्स एक्ट का अगर आप भूल भी जाएं, अनऑथराइज्ड पर्सन ड्राइव कर रहा है, फिर भी अगर हम ये मान के चलें कि वो बच्चा गाड़ी पे तो है, और ऐसे केसेस आप लोगों के समक्ष बहुत आते होंगे कि बच्चा ड्राइव कर रहा है, नॉटविथस्टैंडिंग सेक्शन 3, एक बंदा पीछे भी बैठा था जिसको पुलिस बड़े स्मार्टली भगा देती है। सीन ऑफ क्राइम में से जैसे ही हमने एप्रीहेंड किया वो भाग गया, और पैसेंजर सीट पे आपको 10-10 किलो के वो बोरे मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल मैटर्स में ये कहा है कि जहां मोर देन 1 पैसेंजर्स हों, और जहां आप ये डिसिफर नहीं कर पा रहे हैं कि किसके एक्चुअल पोजेशन से कॉन्ट्राबैंड जब्त हो रहा है, तो फिर आप वो सारा ठीकरा जुवेनाइल के सर पे नहीं डाल सकते। Possession has to be conscious, it has to be active. पैसिव पोजेशन कुछ होता ही नहीं लॉ में, राइट? और ये ग्राउंड होता है बहुत बड़ा इमीडिएट बेल पे रिलीज करने के लिए, क्योंकि आपके पूरे सीजर के प्रोसेस के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। सेकेंड चीज जो और काफी इंटरेस्टिंग आई है वो है प्रिजम्पशंस की लड़ाई। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 3(1) का अगर आप अवलोकन करेंगे तो आपको लगेगा कि a person is presumed, a child is presumed to be innocent। एक जनरल प्रिजम्पशन उसके फेवर में। ऐसी काफी प्लीज ली गई हैं दिल्ली और बॉम्बे में, स्पेशली जहां चाइल्ड इज फाउंड टू बी अ रिपीट ऑफेंडर। वहां दे हैव प्रेस्ड इनटू सर्विस समथिंग कॉल्ड सेक्शन 54 if I am not mistaken। एक सेकंड दीजिएगा। करेक्ट, 54, प्रिजम्पशन फ्रॉम पोजेशन। वहां प्रिजम्पशन अलग है। प्रिजम्पशन एनडीपीएस एक्ट में यह है कि अगर आपके पास से पोजेशन से चीज निकली तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आप ही उसकी तस्करी कर रहे थे। अब ऐसी सिचुएशन में जहां जेजे एक्ट का प्रिजम्पशन कुछ और कहता है और जहां सेक्शन 54 का प्रिजम्पशन कुछ और कहता है, तो कौन सा प्रिजम्पशन को प्राइमेसी दी जाएगी, एक बहुत ही बड़ा इशू है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ही बेंचेस के कुछ अलग अलग व्यूज आए। एक मैटर जहां रिपीट ऑफेंडर्स की बात आ रही है, रिपीट मतलब जो चाइल्ड हु इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ और रिपीटेडली वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, उन सारी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर वो सेक्शन 3 का जो प्रिजम्पशन है वो बच्चे को बचाता नहीं। देन यू हैव टू लुक एट सेक्शन 54 ऑफ द एनडीपीएस बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ रिपीट ऑफेंडर। अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो सेक्शन 3 का प्रिजम्पशन अटैच होगा, बट अगर रिपीट ऑफेंडर है तो सेक्शन 54 एनडीपीएस है। कई जगह जो चाइल्ड कोर्ट्स हैं उन्होंने मिसअप्लाई भी किया है इस लॉ को। उन्होंने पहली ऑफेंस में प्रोसिक्यूटर ने अगर आर्ग्यू किया कि नहीं साहब ये तो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है, तो उन्होंने पहली इंस्टेंस में सेक्शन 54 लगा दिया, राइट? और आप सब जानते हैं कि फिर उन सब सिचुएशंस में बेल मिलना थोड़ा दूभर हो जाता है, जो सेक्शन 12 में बेल के लिए चाइल्ड ऑलरेडी वो है। तो एक तो ये सिचुएशन है। सेकेंड है अरेस्टिंग पर्सन। अब
हम ये जानते हैं कि सेक्शन 10 जो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट का, वो बड़ा ही क्लियर है। ये कहता है कि भाई अरेस्ट करने वाला जो एप्रीहेंड होता है, इट डजंट यूज द वर्ड अरेस्ट, इट सेज जैसे ही बच्चे को एप्रीहेंड किया जाएगा तो वो एसजेपीयू या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट करेगी उसको। पर एक ऐसी सिचुएशन सोचिए आप जहां एक बच्चे के पास से नार्कोटिक्स रिकवर हो रहा है और सेक्शन 42 एनडीपीएस एक्ट का कहता है कि एक रिक्विजिट पुलिस ऑफिसर ही होना चाहिए। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या मध्य प्रदेश में एसजीपीयू कोई कांस्टेबल नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता। क्या एक कांस्टेबल के पास पावर नहीं है बच्चे को एप्रीहेंड करने की? हो सकती है। अब इस सिचुएशन में बहुत ही उसका कॉन्फ्लिक्ट आता है एनडीपीएस एक्ट से, बिकॉज एनडीपीएस एक्ट कहती है कि अ पर्सन हैज टू बी स्पेशली एम्पावर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कैरी आउट द अरेस्ट। तो जो अरेस्टिंग ऑफिसर है या जो एप्रीहेंडिंग ऑफिसर है वो कांस्टेबल नहीं हो सकता। अंडर द एनडीपीएस एक्ट इट हैज टू बी अ डीएसपी रैंक लेवल ऑफिसर, या फिर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे कि कौन एएसआई या एसआई जो भी रैंक का होगा वो ऑफिसर आके एप्रीहेंड करेगा। अब नेचुरली दो पुलिस ऑफिसर्स अलग अलग तरीके से अरेस्ट तो कर नहीं सकते। सो एसजेपीयू के ऑफिसर्स के साथ कई बार दिक्कत ये आती है, देयर इज एन इंटर से कॉन्फ्लिक्ट काफी स्टेट्स में, जहां एसजेपीयू वाला बंदा खड़ा हुआ है बट एनडीपीएस का ऑफिसर कहता है कि तुम ऑथराइज नहीं हो एप्रीहेंड करने की क्योंकि नार्कोटिक्स इन्वॉल्व है। ऐसी सिचुएशंस में रूल जो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है सेक्शन 42 को हार्मोनाइज करने के लिए आपके सेक्शन 10 से, वो ये है कि जो भी रैंक ऑफिसर हायर इन रैंक होगा वो कैरी आउट करेगा, बट प्रोविजंस जेजे एक्ट के ही लगेंगे। यानी ऑफिसर जो एप्रीहेंडिंग ऑफिसर होगा वो उसको अरेस्ट करेगा एनडीपीएस एक्ट में जब वो मेमो ऑफ अरेस्ट भरेगा, बट उसी को वो एप्रीहेंशन कहेगा सेक्शन 10 में, क्योंकि आप सब जानते हैं सेक्शन 10 में जैसे ही एप्रीहेंड करेंगे उनको बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा, प्ली ऑफ जुवेनाइलिटी देखी जाएगी, ये देखा जाएगा कि मेंटल कैपेसिटी है या नहीं है। ऑल दोस थिंग्स विल टेक इनटू फॉर्म एज सून एज द चाइल्ड इज अ जुवेनाइल। बट वही सेक्शन 42 में उसका प्रोसेस बहुत अलग है। सेक्शन 42 में का ऑथराइज्ड ऑफिसर अगर आपको अरेस्ट कर रहा है सेक्शन या फिर आपसे सीजर कर रहा है सेक्शन 50 में, तो फिर बहुत ही अलग कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो होते हैं। आपको उठाकर प्रोड्यूस किया जाता है बिफोर द स्पेशल कोर्ट, आपका जो कॉन्ट्राबैंड होता है वो आपसे जब्त किया जाता है, एक केमिकल बैलेंस लाया जाता है जिसके ऊपर उसका एक्चुअल वेट पाया जाता है। ऐसी सिचुएशन के बाद फिर एक मैजिस्ट्रेट को भेजा जाता है इन्वेंटराइज करने के लिए। मैजिस्ट्रेट खुद एक इन्वेंटरी प्रिपेयर करता है अंडर सब क्लॉज 4 ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविजन। उसके बाद मैजिस्ट्रेट जो है वो सैंपल्स ड्रॉ करता है, सैंपल्स ड्रॉ करने के बाद वहां से फिर वो सैंपल्स को डिस्पैच करता है, राइट। सो अलग अलग सिचुएशन में 36A सब क्लॉज 4 जो मैं आपको कह रहा था, ऐसी सिचुएशंस आती है। नेक्स्ट है आपका एक बड़ा ही नॉर्मल सिचुएशन कि क्या होता है इन केसेस बेल डिनाई की जाती है और चार्जशीट फाइल होती है। तो फिर आप भी जानते हैं कि चार्जशीट जो है एनडीपीएस केसेस में विद इन 180 डेज फाइल करनी होती है। अगर 180 डेज में चार्जशीट को फाइल करना होता है तो फिर दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि वेदर द चार्जशीट इज कंप्लीट और नॉट, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है क्योंकि तब तक सीएफएसएल लैब्स की रिपोर्ट्स नहीं आती। ये ग्राउंड काफी लोग यूज करते हैं टू गेट आउट ऑन बेल, सेइंग कि भाई ये डिफॉल्ट बेल किक इन हो गई है, 180 दिन हो गए हैं, अब तक सीएफएसएल लैब रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, उनका क्या करें। ये मैं सिर्फ उन केसेस की बात कर रहा हूं जहां जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ मल्टीपल टाइम्स एप्रीहेंड हो चुका है और उसकी बेल डिनाई हो गई है। अगर उसकी बेल डिनाई हो चुकी है तो हमको भी पता है कि उसकी एप्लीकेशन जो है वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ डेज के बाद ही आप पुट अप कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ बेल, राइट। डिफॉल्ट बेल उस बच्चे का भी किक इन होगा 180 दिन के बाद ही, बिकॉज ऑफ द एक्सटेंट प्रोविजंस ऑफ एनडीपीएस एक्ट। जबकि मैं मानता हूं कि बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिनमें बच्चों को बेल नहीं मिलती है अनलेस रिपीट ऑफेंडर्स ही हों।
बट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस एटलीस्ट जो चाइल्ड कोर्ट्स हैं, दे टेक अ वेरी स्पेशल लिबरल व्यू ऑफ थिंग्स। तीसरी जो समस्या है वो ये है स्टेटमेंट। सेक्शन 67 जो एनडीपीएस एक्ट का है वो बहुत ही क्रिटिकल है। इसमें 67 जो एनडीपीएस एक्ट का है वो ये कहता है कि जो भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दिया जाएगा वो उसके खिलाफ कैन बी रेड एज एन एविडेंस, जस्ट लाइक इनकम टैक्स एक्ट में जो है। इनकम टैक्स एक्ट में अगर आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या असेसमेंट ऑफिसर को जो भी स्टेटमेंट देते हैं, अनलाइक अ पुलिस स्टेटमेंट जो 161 के आपके जो बयान होते हैं जो आप रीड नहीं कर सकते, पुलिस वाला आपके अगेंस्ट यूज नहीं कर सकता, सेक्शन 67 बहुत टाइम तक मिसयूज होता था। तो आपको भी पता है कि किस तरीके से स्टेटमेंट लिए जाते हैं एक्यूज के। इन सारी चीजों को अगर आप एक चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के ऊपर लगाएं तो उसके इम्प्लीकेशंस बड़े डिजास्टर्स होंगे, क्योंकि पहला ये भी कहा जा सकता है कि चाइल्ड के पास इतनी मेंटल मैच्योरिटी नहीं है कि वो अपने स्टेटमेंट टेंडर कर सके। अगर आप पॉक्सो में भी चाइल्ड होंगे तो देयर इज ऑलवेज अ प्रोटेक्शन ऑफिसर जो साथ में खड़ा रहेगा, राइट। बट चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ को थोड़ा सा अलग तरीके से देखा जाता है। इसीलिए एक बहुत क्रिटिकल जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का तूफान सिंह केस, जिसको कहते हैं तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें कहा कि 67 का स्टेटमेंट भी पुलिस यूज नहीं कर सकती, भले ही वो अभियुक्त माइनर हो या मेजर हो। सो एनडीपीएस केसेस में भी 67 अभी तक और स्पेशली पंजाब में बहुत ही एग्रेसिवली यूज होता था लोगों को जेल में रखने के लिए। पर अब आफ्टर दिस जजमेंट काफी इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहां ये जो कोर्स्ड स्टेटमेंट्स होते हैं उनको अब वो यूज नहीं कर पा रहे। तो मेरी समझ से ये बहुत ही क्या कहते हैं आपके, एक बहुत ही अच्छी चीज है जो आई है। अब आते हैं बेल के प्रोविजन पे। अब बेल बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोविजन है, बिकॉज देखिए सेक्शन 12 जेजे एक्ट का बहुत ही क्लियर है वो किस तरीके से उसकी पूरी रूपरेखा है, वो आप सबको पता है। मैं आपको स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट एनडीपीएस एक्ट का दे रहा हूं कि वहां के बेल प्रोविजंस कैसे इससे थोड़े से अलग है। 37 में दो तरीके की सेफगार्ड्स हैं बेल ना लेने के लिए। पहला जो इंक्लूजन है लेजिस्लेटिव वो ये है कि बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुने बेल नहीं दे सकता स्पेशल कोर्ट। तो ठीक है, आप साहब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुन लीजिए। सेकंड जो है वो थोड़ा और डेंजरस है। सेकंड ये कहता है पार्ट 37 एनडीपीएस एक्ट का कि अक्यूज को ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा प्राइमा फेसाई कि उसने ये ऑफेंस नहीं कमिट किया है। अब आप सोचिए चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसके बाद बच्चे को सामने रख दिया गया है। अब अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एस्टैब्लिश करे प्राइमा फेसाई बेसिस पे कि उससे, या प्रथम दृष्टा बेसिस पे वो ये एस्टैब्लिश करे कि उससे ऑफेंस ही नहीं कमिट हुआ है, तो ये पूरा का पूरा जो आपके सेक्शन 3 का प्रिजम्पशन था उसको पूरा का पूरा चेंज कर देता है। क्योंकि सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट जो है वो एक रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ लगा देता है। ऐसी सिचुएशन में काफी कोर्ट्स ये होल्ड करते हैं कि 37 की ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड कंडीशन जो है, वो जुवेनाइल ऑफेंडर्स या फिर वो बच्चे जो कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ में हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोविजन पे जो जुवेनाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हुए थे, राइट, बच्चों के लिए जो है वो था 77 ऑफ द जेजे, राइट। 77 खुद कहता है कि कोई भी इंसान अगर किसी चाइल्ड को कोई भी लिकर या नार्कोटिक या ड्रग टोबैको सब्सटेंसेस देता है तो उसको पनिशमेंट होगा 7 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट। यूजुअली बच्चे के जो वकील होते हैं, जो भी जुवेनाइल के जो कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ में है, वो यही डिफेंस देते हैं कि देखिए साहब ये केस तस्करी का नहीं था, ये केस ऐसा था जहां बच्चे को दिया हुआ, एंड देयरफॉर सेक्शन 77 मस्ट बी एडेड अगेंस्ट द मेन एक्यूज्ड। So 77 जो है, जो which was supposed to be a protective measure for children, is usually used by the lawyers of those children to implicate the main accused. 78 भी अगर आप देखें, using a child
for vending or peddling of narcotics or other psychotropic substances, यानी जहां बच्चे को कॉन्ड्रुइट बनाकर यूज किया जा रहा है, या वाहन चालक के रूप में, या पैसेंजर के रूप में, या एक डिलीवरी बॉय के रूप में, ऐसे सारी सिचुएशंस में भी जो भी करता है उसको मिनिमम 7 years तक की सजा का प्रावधान या 1 लाख रुपए का जुर्म, उस अर्थदंड उसको मिलता है। मेरा ये मानना है 77 और 78 बहुत ही कम सिचुएशंस में, अगर एनडीपीएस में धारा 16 या 20 लगी हुई है तो आप बहुत ही रेयरली देखेंगे कि 77 और 78 लगी हुई है। बिकॉज पुलिस ऑफिसर्स, मैक्सिमम पुलिस ऑफिसर्स इन प्रोविजंस को यूज नहीं करते। उनको ये समझना चाहिए कि जब भी वो किसी भी प्रकरण की कायमी कर रहे हैं तो इन सारे प्रोविजंस को लगाकर वो एटलीस्ट ये जो टेंडेंसी है जहां बच्चों को यूज किया जा रहा है उसको वहीं रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि उस बंदे के ऊपर जो मेन एक्यूज्ड है उसके ऊपर उसका प्रकरण तो चलेगा ही चलेगा, साथ साथ यूजिंग अ चाइल्ड का भी प्रकरण उस पर चलना चाहिए। डिफेंस काउंसिल्स एटलीस्ट दिल्ली, बॉम्बे और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो 77-78 का बहुत इस्तेमाल करते हैं कि साहब इसमें देखिए चार्जशीट पुटअप की और 77-78 ही नहीं लगाया, क्योंकि चाइल्ड का खुद का माइंड तो था नहीं, उसको तो कंपेल या फोर्स किया जा रहा था, या उसको एक छोटी सी उम्र में एडिक्ट बना दिया। इन सारी सिचुएशंस से मैं अभी ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या रवैया इख्तियार करेगा। मेरा ये मानना है कि हर केस जहां पे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है वहां 77 और 78 मैंडेटरीली रूप से इंक्लूड करना चाहिए। अगर वो एफआईआर की स्टेज पे नहीं है तो एटलीस्ट चार्जशीट की स्टेज पर करना ही करना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से अब मैं क्वेश्चंस लूंगा, अगर किसी के पास कोई भी क्वेश्चंस हो। धन्यवाद निपुण, बहुत स्पष्टता के साथ बताया आपने सारी चीजें। 77-78 तो यूज ही नहीं करते हैं, कितना भी कह लीजिए आप कि बच्चे से आप सीजर दिखा रहे हो, बच्चा ड्राइविंग कर रहा, ना तो मोटर व्हीकल ऐप लगाते हैं ना इतने सारी चीजें। लगातार बात करने के बाद भी अभी एक्साइज डिपार्टमेंट का कोई केस ले आता है, उनसे बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास पावर ही नहीं है इन सारी चीजों को, तो नियरेस्ट थाने में जाना पड़ता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ओपन सत्र है, मैं इसका वीडियो म्यूट किया हुआ है, मैं चालू कर देता हूं, तो जिसके भी प्रश्न हो हैंड रेज करके प्रश्न ले सकते हैं हम। जी, कोई भी प्रश्न हम ले सकते हैं।